हेलो एवरीवन, क्लास नाइन्थ। आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बेटा सेक्शन डी से क्वेश्चंस। और जिन बच्चों का एग्ज़ाम 15 को हुआ है क्लास नाइन्थ का, उनका मैंने सेक्शन ए बी और सी दोनों डिस्कस कर लिए हैं। उसकी वीडियो भी चैनल पे पड़ी है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा आपको, और आराम से अपने सॉल्यूशन चेक करिए। जिन बच्चों का आज एग्ज़ाम है 16 को, वो लोग चेक करके अच्छे से वीडियो को देख कर जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चंस जो हैं वो आने के चांसेस हैं इसमें से, तो समझ के जाएंगे अच्छे से। ठीक है, 34 क्वेश्चन मेरे को क्या बोला है आपसे। पहला फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। एल्युमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला लिखना है आपको। तो एल्युमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है, देखो, NH4 ये फॉर्मूला होता है एल्युमिनियम सल्फेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जिंक ब्रोमाइड का फॉर्मूला लिखना है आपको। तो जिंक ब्रोमाइड का फॉर्मूला होता है ZnBr2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, बोल रहे हैं कि राइट द कैटायन एंड एनाइन प्रेजेंट द फॉलोइंग। कॉपर ऑक्साइड के लिए पूछ रहे हैं आपसे, क्या आएगा। तो देखो यहाँ पर कॉपर जो है बेटा, कॉपर का जो चार्जेस होते हैं वो C4 2+ होते हैं, और ऑक्सीजन के क्या होते हैं 2-। ये आप लोगों को पता ही है क्यों होते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन जो है, देखो, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन किस नंबर पे आता है, 8 नंबर पे। ऑक्सीजन आता है आपका 8 नंबर पे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या बनेगी, 2 और 4 बनेगी, है ना, 2 और 4। तो यहाँ पर 2 और 4 नहीं, सॉरी, 2 और 6 बनेगी, 2 और 6। ठीक है, तो यहाँ पर इसको अपना ऑक्टा कंप्लीट करने के लिए 2 और चाहिए ना, तो वो 2 ले लेगा। तो अगर ये 2 ले रहा है तो यहाँ पे 2 क्या आएगा, माइनस का, क्योंकि उसने उससे उधार लिया, उसको वापस देना पड़ेगा। तो यहाँ पे 2 माइनस का आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो आपके पास में सल्फ्यूरिक एसिड का आपको बताना है कौन से आयन्स है इसके ऊपर। तो सल्फ्यूरिक एसिड पे H पॉजिटिव आयन्स होंगे, और H पॉजिटिव होंगे, H पॉजिटिव, और SO4 पे क्या होंगे, 2 नेगेटिव आयन्स। ठीक है, इस तरह से आपको यहाँ पे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, इसमें थर्ड वाले पार्ट में आपको लिखना है कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज C6H12O6। तो आपको यहाँ पे ना मास ऑलरेडी दे रखा है। एटॉमिक मास C का क्या होता है 12, H का होता है 1U, और O का होता है 16U। आपको सिर्फ वैल्यू डालनी है। ठीक है, तो देखो C6 दिखा है ना यहाँ पे, C6। तो यहाँ पे C6 का मतलब कार्बन के कितने हैं, 12 है। तो C की जगह पे आप 12 डालेंगे, और कार्बन यहाँ पे कितने हैं, C6 है, तो 6 इंटू में 12। ऐसी H कितना है, 1 है, तो 1 इंटू में 12, और O के कितने हैं 16, तो 16 इंटू में कितना आएगा, 6। ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी मास आपको दे रखा है। आपके एग्जाम में भी कुछ इस तरह से क्वेश्चन आएगा, मास दे रखा होगा और आपको सिर्फ वैल्यू डालनी है। C6 मतलब 6 इंटू में 12, H12 मतलब 12 इंटू में 1, और O6 का मतलब होता है क्या कहते हैं आपका 6 इंटू में 16। बस इसको कैलकुलेट कर लो। जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 + 12 + 96, और इनको प्लस करने पे आ रहा है आपका 182U। ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है इसका और वाला पार्ट। बोल रहे थे कि आपसे यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है स्टेट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास तो क्या होता है बेटा, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय इन अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, ये आप डेफिनेशन लिखेंगे। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है, राइट द नेम ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स। के क्या है, के जो है वो क्या है बेटा आपके पास में, के जो है वो पोटेशियम है आपका, और जो Na है वो क्या है, सोडियम। ठीक है, तो पोटेशियम को के बोलते हैं हम, और सोडियम को क्या बोलते हैं, Na। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपसे क्या बोल रहे हैं, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द मास ऑफ कंबाइनिंग एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का मास होता है बेटा 12, और ऑक्सीजन का होता है 32। ठीक है, कार्बन का क्या होता है 12, और ऑक्सीजन का क्या होता है 32। इसको आप कैंसिल करेंगे तो आपका क्या आएगा, रेशो 3:8। ठीक है, ऐसे ही NH3 निकालना है, तो N का मास होता है 14, और हाइड्रोजन का मास होता है 1। तो 1 इंटू में यहाँ पे H के कितने हैं, 3 है ना, तो 1 इंटू में 3 कितना आएगा आपके पास में, 3। तो इसका रेशो कितना आएगा, 14:3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास में आपको इनके सिग्निफिकेंस यानी कि कुछ डेफिनेशन, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखने हैं इन सब के, मतलब न्यूक्लियस के, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्गी अपार्चस, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो आप यहाँ लिखेंगे, देखो न्यूक्लियस क्या होता है, रोल टू प्ले इन सेल डिवीजन एंड रेगुलेट एंड कोऑर्डिनेट डिफरेंट लाइफ प्रोसेस ऑफ द सेल। ठीक है,
उसके बाद में गोल्जी अपाचेस क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, शॉर्टिंग करता है एंड मॉडिफिकेशन ऑफ बोथ प्रोटीन एंड लिपिड्स। माइटोकॉन्ड्रिया क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, एनर्जी रिलीज करता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, और एटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसको हम एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल भी बोलते हैं। क्लोरोप्लास्ट होता है वो पौधों के अंदर, प्लांट्स के अंदर पाया जाता है, जो कि सिंथेसिस, फूड की सिंथेसिस करने में हेल्प करता है। इस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। लाइसोम्स को हम सुसाइड बैग बोलते हैं। और ये इसका मेन फंक्शन क्या है बेटा, लाइसोम का डाइजेस्टिंग करना और वेस्ट रिमूवल करना। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग लिखेंगे आंसर्स को। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोला जा रहा है, आपसे बोल रहे थे कि देयर वुड बी नो प्लांट इफ क्लोरोप्लास्ट डज नॉट एग्जिस्ट, जस्टिफाई। ठीक है, कि प्लांट जो है वो बचेगा ही नहीं अगर क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा। तो ये तो बिल्कुल सही बात है बेटा, अगर क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा तो जो प्लांट है वो अपना खाना कैसे बनाएगा, तो अल्टीमेटली उसकी डेथ हो जाएगी प्लांट की। ठीक है, तो कहेंगे नो फोटोसिंथेसिस विल टेक प्लेस, हैंस नो फूड विल बी अवेलेबल टू प्लांट्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ नहीं है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं हाउ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज डिफरेंट फ्रॉम सेल वॉल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो सेल वॉल से डिफरेंट कैसे है, तो आपको सबको पता है बेटा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, इसे सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन बोलते हैं। कौन सी चीज़ सेल के अंदर जानी है, कौन सी सेल के बाहर जानी है, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम होता है। मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड्स बनाता है ये, और ये लिविंग होता है, लिविंग सेल होता है। ठीक है, प्लाज्मा। उसके बाद सेल वॉल क्या है बेटा, ये डेड है, मेड अप ऑफ सेलोज से मिलकर बनी होती है, और कैन विद साइडेड शेप। ठीक है, इस तरह से लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहे हैं, 36 क्वेश्चन बोल रहे हैं कि स्टेट एनी 3 चेंजेस दैट अ फोर्स कैन ब्रिंग अबाउट ऑन अ बॉडी। तो अगर हम फोर्स लगा रहे हैं तो एक बॉडी का क्या क्या चीज़ें चेंज होंगी। देखो बेटा, बॉडी का जो साइज़ है वो चेंज हो जाएगा, शेप चेंज हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आप बैलून को प्रेस कर रहे हैं, तो बैलून को प्रेस करेंगे तो बैलून का साइज़ चेंज होगा ना, मतलब छोटा हो जाएगा, कंप्रेस होगा वो। ठीक है, तो इस तरह से तो आप लिखेंगे यहाँ पर मूव स्टेशनरी बॉडी। अगर मान लीजिए कोई बॉडी रेस्ट पे है तो फोर्स लगाने से वो जो बॉडी है वो मूव करना शुरू हो जाएगी। स्टॉप अ मूविंग बॉडी, मान लीजिए कोई बॉडी जो है वो मूव कर रही है, उसको रेस्ट पे लाने के लिए भी हमें फोर्स लगाना पड़ेगा। चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ बॉडी, बॉडी के डायरेक्शन को चेंज करने के लिए भी हमें फोर्स लगाना पड़ेगा। चेंजेस द शेप ऑफ द बॉडी, शेप को चेंज करने के लिए भी आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो आपसे बोल रहे हैं व्हाई इट इज एडवाइजेबल टू वियर सीट बेल्ट व्हाइल ड्राइविंग अ कार। मतलब कार जब हम चलाते हैं तो हमें सीट बेल्ट पहनने के लिए क्यों बोला जाता है, तो यहाँ पे देखो न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो है वो वर्क करेगा टू इंक्रीज द टाइम पीरियड एंड टू डिक्रीज द इम्पैक्ट ऑफ, यहाँ पे इम्पैक्ट है ये, इम्पैक्ट ऑफ एन एक्सीडेंट। तो इससे क्या होगा, हम टाइम पीरियड को इंक्रीज कर लेंगे और इससे क्या होगा, जो एक्सीडेंट होने वाला है वो कम हो जाएगा। तो बेसिकली सेकंड लॉ ऑफ मोशन में हमने क्या पढ़ा था बेटा, मोमेंटम के बारे में। तो हम मोमेंटम को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि वट डू यू मीन बाय इनर्शिया। तो इनर्शिया क्या होता है बेटा, कोई भी वस्तु जो है वो अपने आप को रेस्ट पोजिशन पे रखना चाहेगी, और या तो वो अपने आप को मोशन में रखना चाहेगी अनटिल और अनलेस उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। ये हमने इनर्शिया को पढ़ा था, ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में होता है। तो यहाँ पे लिखना है, इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर इन विच एनी ऑब्जेक्ट इज रिमेन एट रेस्ट और इन मोशन अनटिल और अनलेस एनी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ऑन इट, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स जो है वो अप्लाई ना किया जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहे हैं, नेम द फैक्टर ऑन विच इनर्शिया ऑफ द ऑब्जेक्ट डिपेंड्स। कौन कौन से ऑब्जेक्ट होते हैं बेटा, तो मास जो है उस पर डिपेंड करता है इनर्शिया। नेक्स्ट देखते हैं सेक्शन नंबर आपका ई सेक्शन में क्या बोल रहे हैं, देखो बोल रहे हैं कि एन एलिमेंट इज अ सब्सटेंस विच कैन नॉट बी स्प्लिट। नेम अ मेटल विच इज सॉफ्ट एंड कैन ईजिली कट बाय नाइफ। कौन सा मेटल है बेटा जिसको हम, बहुत ही सॉफ्ट होता है, उसको हम आसानी से नाइफ से कट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लिखेंगे आंसर सोडियम एंड पोटेशियम, जो कि इसको हम आसानी से नाइफ से काट सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहे हैं, व्हाट आर द 3 ग्रुप्स इनटू विच यू कैन डिवाइड ऑल द एलिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ द फिजिकल स्टेट। तो फिजिकल स्टेट के बेस पे कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, तो बेटा 3 पार्ट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, नेक्स्ट बोल रहे हैं यहाँ पर कॉपर की आपको देखो 2 प्रॉपर्टीज बतानी है। आप सबको पता है बेटा कॉपर क्या एक मेटल है, और कॉपर जो है इट इज मेटल की आगे प्रॉपर्टी होती है, इट इज मैल्यूएबल, डक्टाइल और गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होती है। कॉपर के तार होते हैं ना, तो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी गुड कंडक्टर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सल्फर। सल्फर की प्रॉपर्टी क्या है, इट इज अ नॉन मेटल, आप सबको पता है। तो यहाँ पे टेस्टलेस, ऑर्डरलेस होता है, और बैड कंडक्टर या पुअर कंडक्टर होता है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहे हैं,
बोलेंगे वेयर इज पैरेन्काइमा फाउंड इन प्लांट्स। पैरेन्काइमा कहाँ पे बेटा प्लांट के अंदर पाया जाता है, तो लीव्स, स्टेम एंड आउटर पोर्शन ऑफ रूट्स में पाया जाता है। और पैरेन्काइमा क्या है, पैरेन्काइमा इज डेड और लिविंग टिश्यू, तो इट इज अ लिविंग टिश्यू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, राइट डाउन 2 पार्ट ऑफ पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा के 2 फंक्शन लिखिए। तो यहाँ पे लिखेंगे आप, इट ऑफर बेस एंड सपोर्ट एंड इन्वॉल्व इन डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। देखो ये मैंने पॉइंट लिखे हैं, आपको आपके बुक में बहुत सारे पॉइंट्स भी होंगे, तो आप अपने मन से भी लिख सकते हैं उन पॉइंट्स को भी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि यही आपको लेकर आने हैं पॉइंट्स। आपके अगर आपके टीचर ने कुछ और लिखवाया है पैरेन्काइमा के जो फंक्शंस हैं, तो आप वो भी उनको मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द रोल ऑफ पैरेन्काइमा इन हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स क्या होता है बेटा, जो प्लांट्स जल के अंदर रहते हैं उनको बोलते हैं हाइड्रोफाइट्स। तो पैरेन्काइमा का वहाँ पे क्या रोल है, तो देखो हैव एयर कैविटी दैट हेल्प प्लांट्स टू फ्लोट ऑन वाटर। तो उनके अंदर एयर कैविटी होती है, इसके कारण जो मतलब प्लांट्स हैं वो वाटर के ऊपर फ्लोट कर पाते हैं। तो मतलब क्योंकि हवा होगी तो हवा के ऊपर लाने की कोशिश करेगी ना, तो यहाँ पे इसलिए वो पानी के ऊपर फ्लोट कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो बोल रहे हैं कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी। एनर्जी की एसआई यूनिट क्या होती है बेटा, आपको पता है एनर्जी की एसआई यूनिट होती है जूल। ठीक है, और उसके बाद में स्टेट एंड एक्सप्रेशन ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी। देखो यहाँ पर आपको काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिखना है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 12mv²। इन लोगों के एग्जाम में काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पूछा है, तो हो सकता है कि आपके एग्जाम में पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पूछ ले। तो याद है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है बेटा mgh। क्या होता है, mgh। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहे हैं, a load of 200 kg pulled up 5 मीटर, कैलकुलेट द वर्क डन। तो मतलब एक लोड है 200 kg का, उसको हमने पुल्ड अप किया, मतलब ऊपर उठाया है 5 मीटर हाइट पे। तो यहाँ पे इस केस में जब हम किसी चीज़ को उठा रहे हैं ऊपर, तो पोटेंशियल एनर्जी का यूज़ हो रहा है। तो इस केस में आपको वर्क डन निकालना है। तो W इक्वल टू क्या जाएगा बेटा, mgh। और यहाँ पर m की वैल्यू 200 दे रखी है, g की वैल्यू ऑलरेडी आपको दे रखी है 10। और याद रखना है जो g की वैल्यू दे रखी होगी ना वो डालनी है आपको, और अगर नहीं दे रखी होगी g की वैल्यू तो आप 9.8 मीटर पर सेकेंड जो होती है ग्रेविटी की वैल्यू वो डाल के आएंगे। ठीक है, और 200 इंटू में 10 इंटू में 5, और इसको कैलकुलेट करने के बाद में आपका आंसर आएगा 10,000 जूल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोला है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि हाउ फास्ट शुड अ बॉय 40 kg रन सो दैट इट्स काइनेटिक एनर्जी इज 5760 जूल। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले तो मास क्या दे रखा है बेटा बॉय का 40 kg, और वो कितना उसने वर्क डन किया है वो भी दे रखा है आपको 5760 जूल जो है 5760 जूल जो है उसने वर्क डन किया है। तो आपको निकालना क्या है, आपको वी की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर जो बच्चा है वो रन कर रहा है ना, तो यहाँ पे कोई चीज़ उठाई तो जा नहीं रही है, इट मीन्स यहाँ पे इसकी कौन सी एनर्जी वर्क कर रही है, काइनेटिक एनर्जी। W इक्वल टू 12mv² लगाएंगे आप लोग यहाँ पे। तो W की वैल्यू क्या रखी है 5760, हाफ m की वैल्यू 40 और v² आपको निकालना है। तो 20 यहाँ 2 यहाँ चला जाएगा और 40 मल्टीप्लाई में है तो उसको यहाँ ले आएंगे। इसको कट करने के बाद 144 इंटू में 2 कितना होता है 288। तो v की वैल्यू अंडर रूट में 288 आएगी, और यहाँ से इसको कैलकुलेट करने के बाद आपका आंसर आएगा 16.978। तो v की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा 16.978। इस तरह से आपका जो पूरा पेपर है उसका बेटा सोल्यूशन मैंने आपको बता दिया है, इसको अच्छे से देखिए। और जिन बच्चों का आज एग्ज़ाम है अच्छे से करके आइए एग्ज़ाम को। थैंक यू।